दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे, जहां पर हम डेली बेसिस पे द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं, आपके करंट अफेयर से संबंधित जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या आर्टिकल्स हैं। और आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन किसी चीज़ से संबंधित हो सकता है, प्लेसेस इन न्यूज़ से संबंधित हो सकता है, वो आपका पीवाईक्यू हो सकता है। और हम कोशिश करते हैं कि वो पीवाईक्यू हो तो 10 साल के अंदर का ही पीवाईक्यू हो आपका, और या फिर वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, किसी चीज़ से भी संबंधित आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या आर्टिकल्स हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, लेकिन हमने सोचा आपकी जो है क्लासेस स्किप ना होने पाए, तो हमने यहाँ पे क्लास लेने की कोशिश करी। मेरी आवाज़ में थोड़ी आपको ग्लिच ऐसे महसूस हो सकती है कि क्लियर नहीं आ रही है, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है उसी के साथ में, तो आप हमें इस बात के लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। बस आप अपने स्टडी पे फोकस रखिएगा। हमने पूरी कोशिश करी, मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं आपको अपने पूरे क्लियर आवाज़ में चीज़ों को जो है इन्फॉर्म करूँ, बताऊँ जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो आप अगर थोड़ा बहुत ग्लिच होता है दोस्तों तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या आर्टिकल्स निकले हुए हैं द हिंदू में। देखिए दोस्तों, पहला आर्टिकल हमारा क्या है जो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं फार्मर्स का एजिटेशन, उनका संघर्ष लगातार चल रहा है, और जो भी बॉर्डर एरियाज हैं दिल्ली के, वहाँ पे पुलिस और फार्मर्स के, किसानों के बीच में झड़प हो रही है। तो देखिए, सेंटर कॉल्स फॉर टॉक येट अगेन बट फार्मर्स सीक पॉजिटिव ऑफर। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे इसी बात पे पूरा का पूरा फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, और किन किन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे फिर से इकट्ठे हुए हैं 2020-21 के बाद में फिर से फार्मर्स। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे आपको पूरा का पूरा सिनेरियो मिल जाए। इसी से ही जुड़ा हुआ हमारा एक आर्टिकल और है, उसी में द हिंदू में निकला हुआ है, द हिंदू का कॉलम है ये। MSP गारंटी अक्रॉस क्रॉप्स कैन रेज इनकम एंड डिमांड। ये दूसरा आर्टिकल है MSP, ये क्रिसिल की जो है एक रिपोर्ट है दोस्तों, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। अगला क्या होगा, फार्मिंग कंसेंसस। फार्मिंग कंसेंसस ये द हिंदू का कॉलम है, इसको हम देखेंगे सारी की सारी साथ में ही देख लेंगे। जो ये सारी चीज़ें हैं एक साथ में, तो हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तमिलनाडु पासेस रिजोल्यूशन अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने आपको कई बार वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स यहाँ पे कवर करवाए हैं, बहुत ही हमने विस्तार में भी कवर किया है कि इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं दोस्तों। तो सारी की चीज़ें हमने कवर कर रखी है, हालांकि हम फिर से एक बार हल्का सा रिविजन मार लेंगे, क्योंकि तमिलनाडु ने रिजोल्यूशन अभी पास किया हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में। बीजेपी गॉट 90% ऑफ ऑल कॉर्पोरेट डोनेशंस इन 2022-23 रिपोर्ट। ADR की रिपोर्ट है दोस्तों, उसको देखेंगे कि कहाँ पे किस पार्टी ने कहाँ से कितना ज़्यादा डोनेशंस प्राप्त किया हुआ है। थोड़ा डोनेशन के बारे में एक हम आइडिया लेंगे, क्योंकि आप पार्टीज जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मात्रा में डोनेशंस प्राप्त करती हैं। तो ये ADR की रिपोर्ट है, उसको हम देखेंगे। नो मोर एडजॉर्नमेंट लेटर्स इन आफ्टर नोटिस बेल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहा है कि जो एडजॉर्नमेंट लेटर्स आते हैं वो आफ्टर नोटिस बेल केसेस में जो है वो अब एडजॉर्नमेंट लेटर्स को वो जो है कंसीडर नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, इससे कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है। तो यहाँ पे हम अगला आर्टिकल देखेंगे दोस्तों। PM इनॉग्रेट्स अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल। अबू धाबी का पहला स्टोन टेम्पल यहाँ पे PM ने इनॉग्रेट कर दिया है, उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। बंगाल प्रिजनर्स डिड नॉट गेट प्रेग्नेंट वाइल इन जेल रिपोर्ट। यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के जो है बंगाल के प्रिजन के बारे में देखा था कि वहाँ पे जो महिलाएं थी वो लगभग 62 या 65 महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी जिनको बच्चा हुआ है, और उन्होंने कुछ आरोप ये लगाया था कि जेल के अंदर रहते हुए उनके साथ में जो है गलत चीज़ें हुई, इस वजह से जो है ये सामने आई चीज़ें। तो इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, उस पर फिर जो है पार्टी ने और जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या उस पर जवाब दिया, उसको हम देखेंगे। और थोड़ा सा और जेल के बारे में देखेंगे दोस्तों, हमारी जेल की चीज़ों के बारे में। अ डिमांड दैट कुड हैम्पर जेंडर इक्वालिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है।
जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इंडोनेशिया में दोस्तों इलेक्शन हो रहा है अभी, वहाँ पे वोटिंग चल रही है, तो वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इंडोनेशिया की लोकेशंस देख लेंगे। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम दे देगा और वहाँ पे फिर आपको ऑप्शंस में देगा। आपने 2023 में ही देखा होगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ पे कॉमन चीज़ें क्या है। जैसे कहीं पे अगर सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो उनसे संबंधित ढेर सारी कंट्रीज़ को दे दिया। कहीं पे इलेक्शंस चल रहे हैं, उनसे संबंधित ढेर सारी कंट्रीज़ को दे दिया। या कहीं पे जो है डिजास्टर हो, नेचुरल डिजास्टर हो, उनसे संबंधित ढेर सारी कंट्रीज़ है, तो उनको एक जो है ग्रुप में रख करके नीचे पूछ लिया कि ये किस चीज़ से संबंधित है, इनमें कॉमन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे अभी रख दिया। और साथ में हम थोड़ा मैप भी देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में अपने क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन है आज आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका 2019 या 20 का PYQ है दोस्तों। In the case of all cereals, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state UT of India। देखिए मैंने आपको पहले भी MSP से संबंधित क्वेश्चन दिया था जिसमें नाइजर सीड के बारे में बात की गई थी। तो हमने वहां पे पूरी कितने MSP में कितनी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सीड है, कौन सी पल्सेज है, सब हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। क्योंकि आप देख रहे हैं UPSC का एक ये भी फेवरेट टॉपिक है MSP को लेकर के। और इसी के साथ में MS स्वामीनाथन भी अभी अभी हाल में उनकी मृत्यु हुई है, तो वो भी न्यूज़ में बने हुए हैं। और उनकी जो कमीशन था, MS स्वामीनाथन कमीशन था, वो भी बहुत ज़्यादा फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के न्यूज़ में बना है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमने आज सब कुछ डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश की है दोस्तों। अगला ऑप्शन है आपका, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी एट लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है, थोड़ा नॉलेज अप्लाई करना है। देखिए कॉमन सेंस भी तभी अप्लाई करता है इंसान जब उसके पास थोड़ा सा नॉलेज होता है, पहले से नॉलेज का बेस होता है। अदरवाइज अगर आपने बिना नॉलेज के, बिना किसी नॉलेज बेस के आपने कॉमन सेंस अप्लाई किया तो फिर वो तुक्का कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, फिर वो कॉमन सेंस नहीं कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसको हिंदी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। ठीक है, असीमित की बात कही जा रही दोस्तों, ठीक है। अनाज और दालों के मामले में MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ ऐसे इसमें शब्द हैं जिससे आप जो है समझ सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे कि ऐसी चीज़ें क्या हो सकती है, क्या एक्चुअल में पॉसिबल हैं ऐसी चीज़ें। आप इस तरीके से सोच करके इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। हालांकि आगे हम डिस्कस भी करेंगे, आपको आकर के क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको नॉर्मली सोच करके भी हम इस क्वेश्चन को अडॉप्ट कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे दोस्तों। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों। सॉरी दोस्तों, मेरी आवाज रह बहुत ज्यादा ग्लिच कर रही है, तो थोड़ा अवॉइड करिए आप लोग इसको। डी, ना तो एक और ना ही दो। और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं पूरा क्लियर बोलूंगी, और इसमें मैं बहुत इफर्ट लगा रही हूँ क्लियर बोलने के लिए। और आप लोग देखिए, मैं इतना इफर्ट लगा रही हूँ क्लियर बोलने के लिए, और आप लोग जो है सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा इफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए, आप लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें इस चीज़ की निराशा तो हो रही है। कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे तो और हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे जो हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे, जिनको लगता है हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लगेगा कि हम मेहनत करें, तो आप हमें सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही काम हम कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ तो ऐसे हम कर नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप हमें सब्सक्राइब करो ही करो। बस हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। वो हमें मालूम है कि हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट भी हमारे स्टूडेंट्स पे दिखेगा दोस्तों, आप लोगों को मिलेगा, उसका जो है रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए चल लेते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। देख लीजिए, आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को। देखिए पहला आर्टिकल क्या है हमारा, सेंटर कॉल्स फॉर टॉक येट अगेन बट फार्मर्स सीक पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम फिर से बात करेंगे फार्मर्स के साथ में, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप एक पूरा पॉजिटिव सकारात्मक रवैया लेकर के आओ हमारी डिमांड्स के प्रति, फिर हम जो है आपसे बात करेंगे, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी एक बारी
फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था 2020-21 में। आप देखेंगे कि साल 1.5 साल तक प्रोटेस्ट चला था और यहाँ बॉर्डर एरियाज में जा करके फार्मर्स बैठे हुए थे, हरियाणा, दिल्ली और इन सब के बॉर्डर पे पूरा। आप कभी यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले लोग अगर कभी गए होंगे उस सारे एरियाज में, तो पूरा का पूरा रोड भरा हुआ था, वहाँ पे कैंप लगे हुए थे, रहते थे लोग वहाँ पे एक तरीके से, और उनको जो है डोनेशन दी जाती थी। और बाद में क्या हुआ फिर बाद में वो प्रोटेस्ट वहाँ से खत्म हुआ। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कहीं फिर से सारे जो है प्रोटेस्टर्स आ करके फिर से ऐसे बैठ ना जाए और हमारे जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट वगैरह है इन सब में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे बाद में। तो उन्होंने पहले इनको दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही रोकने की कोशिश करी है। ये सिंगू बॉर्डर है आपके हरियाणा के साइड में, वहां पे ही इनको जो है आप देखेंगे लगातार न्यूज़ में ये पॉपअप हो रही है न्यूज़ कि इनको रोका जा रहा है हमारे फार्मर्स को वहां पे, ये यहाँ पे एंट्री ना करने पाए। इसमें फार्मर्स लगभग आपके पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के और वेस्ट यूपी के फार्मर्स इसमें आपको दिखाई देंगे। मेनली आपको पंजाब के फार्मर्स दिखाई देंगे। और वो बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनकी बहुत पहले से भी डिमांड चल रही है। पिछली बारी जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि हमारे जो 3 फार्म लॉज लेकर के आई थी गवर्नमेंट, तो उनको वहाँ पे बंद करवाने या उसको बैक करने के लिए, उसको वापस लेने की गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया। हालांकि लास्ट में गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा वो, और फिर गवर्नमेंट ने कहा था हम इस पे आगे पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे, लेकिन फिर से उस पे कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग और बोल रहे हैं कि इनको एक गारंटीड एमएसपी चाहिए, गारंटीड, जो इनका मेन मांग है। इसके साथ में और भी 10-12 मांगे हैं इनकी, वो भी देखेंगे हम दोस्तों, लेकिन इनकी मेन मांग क्या है कि इनको गारंटीड एमएसपी चाहिए। और यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा जो है, संयुक्त किसान मोर्चा SKM नॉन पॉलिटिकल, आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे काफी मेन लीड में एक्ट कर रहे हैं। क्यों नॉन पॉलिटिकल क्यों कहा जा रहा है? जब यहाँ पे 2020-21 में हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा था, उसमें से ही कुछ हट करके उन्होंने बाद में इन्होंने कहा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं ये पॉलिटिकली जो है मोटिवेट होकर के काम कर रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा में कुछ लीडर्स को भी आपने देखा होगा, वो पंजाब में जाकर के उन्होंने वहाँ की विधानसभा की सीट पे इलेक्शन भी लड़े, 93 सीट पे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और 93 की 93 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। फिर बाद में लौट करके आए थे अपने जो है इस संयुक्त मोर्चा में। फिर यहीं से कुछ लोग अलग हो गए, उन्होंने कहा कि आप जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के काम कर रहे हैं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। हम नॉन पॉलिटिकल नाम से उन्होंने ग्रुप बनाया, गैर राजनीतिक दल के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा को, कि हम सिर्फ किसानों की बात करेंगे। तो ये कुछ इस के पीछे की कहानी है दोस्तों, ये मैंने आपको बताई। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या और चीजें हैं। देखिए कुछ कुछ यहाँ पे नेम्स जो है काफी पॉपअप हो रहे हैं, जैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल, सीनियर SKM लीडर, जो SKM को लीड कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल को लीड कर रहे हैं, उनका नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल। इसके पहले भी आपने टिकैत का नाम बार बार ही सुना होगा कि जो है वो न्यूज में आ रहे थे। अब की बारी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस बारी वो लीडर। अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल एंड नित्यानंद राय टू लीड टॉक को लेकर के ये लोग जो है लीड करेंगे यहाँ पे। और हम अब देखते हैं दोस्तों कि MSP वगैरह के बारे में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे अब। और ये भी वहीं पे कैंप लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, वहीं पे ही रुकना शुरू कर दिया। हमारी गवर्नमेंट ने 8-8 लेयर्स की जो है पूरी बैरिकेडिंग लगा रखी है, जिससे किसान वापस ना आ पाए। वो वैसी बैरिकेडिंग आप देखेंगे कि जो BSF वगैरह हमारे बॉर्डर वाले एरियाज पे वो कंटीली तारें लगी होती हैं, फेंसिंग की हुई होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे करके लगभग 7 से 8 लेयर की जो है सारा लगा रखा है कि ये लोग वापस ना आने पाए। ऊपर से टीयर गैस को वहां पे छोड़ा जा रहा है, और पानी के कैनन्स को, पानी के एकदम झोंके को उन पे जो है डाला जा रहा है। टीयर गैस से बचने के लिए अलग अलग तरीके की वो जो है, उससे बचने के लिए वो अलग अलग तरीके से जो है अपने आप को बचा भी रहे हैं। कोई मुल्तानी मिट्टी का यूज कर रहा है अपने चेहरे पे, कुछ लोग जो है टूथपेस्ट को ही लगा ले रहे हैं क्योंकि जलन बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग जो ये धान फटकने वाली मशीन होती है छोटी सी, उसको लेकर के वहां पे आए हुए हैं, जिससे टीयर गैस को दूर किया जाए वहां पे। यहाँ पे द हिंदू का कॉलम निकला हुआ है, फार्मिंग कंसेंसस, द सेंटर मस्ट एड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स थ्रू टॉक। यहाँ पे इस कॉलम में इन्होंने बात कही है कि जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, वो जो बातें कह रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए, ना कि इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और जो हाई कोर्ट है वहाँ का, पंजाब का भी, हरियाणा का भी, उन्होंने भी बोला कि आप जो है बल का प्रयोग तब करिए जब ये आपके पास एकदम लास्ट चारा बचा हो, उसके पहले आप बल का प्रयोग मत करिए। शांतिपूर्वक अगर चीजें चल रही हैं तो उन्हें चलने दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ मांगे जो है वो यहाँ पे बताई गई है, जिसको हमने अगले अपने स्लाइड में रख रखी है। हम वहीं से ही देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें। देखिए, द हेडलाइन डिमांड इन द फार्मर्स 12 पॉइंट एजेंडा इज फॉर अ लॉ टू गारंटी एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। देखिए, लगभग 12 पॉइंट्स पे इन्होंने मांग की हुई है, 12 चीज़ों की। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य, जो कि सरकार हमारी किसानों को प्रोवाइड करवाती है कि अगर किसी भी साल में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, दाम बहुत ज़्यादा गिर गए, तो कम से कम किसानों को ये सिक्योरिटी के लिए कि आपको हम इतने दामों पे आपकी फसल को खरीद लेंगे, आपको नुकसान नहीं होने पाएगा। ठीक है, और क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए कि जिससे किसान सिर्फ एक ही फसल को ना उगाता रहे, वो अलग अलग फसलों को भी उगाने के लिए प्रेरित हो। जिन फसलों में इसको कम फायदा लगता है वो भी उगाने के लिए प्रेरित हो, क्योंकि जो है किसान सोचते हैं कि जिनमें फ़ायदा हो रहा है वही लगातार उगाते चले जाते हैं। इससे हमारी जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एमएसपी जो है गवर्नमेंट देखती है, इसको नज़र में रख के ये काम करती रहती है। और इस टाइम पे दोस्तों हमारे पास 22 फसलें हैं एमएसपी में आती हैं। एक आप गन्ने को रख लेंगे, गन्ने को रख लेंगे तो गन्ना भी आपका आता है, जिसके लिए एफआरपी लेकिन लागू किया जाता है। 22 के लिए तो हम एमएसपी लागू करते हैं, एमएसपी लेते हैं दोस्तों, लेकिन गन्ने के लिए एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है लागू की जाती है गन्ने के लिए। क्या उचित कीमतें जो होती है, उचित और पारिश्रमिक कीमतें जो होती है वो लागू की जाती है गन्ने के लिए अलग से। टोटल मिलाएंगे तो आप समझ लीजिए 23 फसलें इसमें आती हैं, जिसमें से 14 आपको खरीफ की फसलें दिख जाएंगी। खरीफ की कितनी है? खरीफ की ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, कितनी फसलें खरीफ की है, कितनी रबी की है हम, और 6 आपको रबी की मिल जाएंगी, रबी की, और 2 आपको कॉमर्शियल मिल जाएंगी। दो कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिख जाए दोस्तों। 2 आपको कॉमर्शियल क्रॉप्स दिख जाएंगी, 2। तो कितनी हो गई? 14 6 20, 2 22 हो गई। 6 आपकी रबी की क्रॉप्स है जिसमें गेहूं वगैरह, आपका गेहूं सरसों ये सारी पल्सेस वगैरह आ जाएंगी। 14 आपकी खरीफ हो गई जिसमें धान, बाजरा, जौ, मक्का, और जौ नहीं मतलब मक्का और चने ये सब आ जाएंगे आपके। और 2 कॉमर्शियल जूट और जो है आपके क्या हो गई? खोपरा हो गई, जिसको गरी बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है। और इन्हीं दालों में ही आपकी आती है नाइजर सीड, जो कि हमने देखी थी खरीफ फसल थी दोस्तों। ठीक है, नाइजर सीड जो कि आपके PYQ में आया हुआ है। तो ये एमएसपी के बारे में बात हो गई कि एमएसपी गवर्नमेंट क्यों लगाती है और कितनी हमारी एमएसपी है इस टाइम पे। लेकिन एमएसपी को लेकर के जो किसान है वो कह रहे हैं कि हमें गारंटीड एमएसपी चाहिए, आप एक लॉ बना करके हमें एमएसपी दो सारी फसलों के लिए। जिससे लॉ बनाने से क्या होता है, अभी जैसे गवर्नमेंट की CACP कमेटी जो है रिकमेंड कर देती है और उसको गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी अफेयर्स कमेटी है वो उसको लागू करवा देती है कि कौन सी चीज़ें होंगी, उसको अडॉप्ट करती है। लेकिन उसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है। वो कह रहे हैं कि एकदम लॉ ला करके ये आप लागू करवाओ, जिससे एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ये बाध्यकारी हो जाए कि उसको एमएसपी पे जो है खरीदना ही खरीदना है। नहीं खरीदा तो फार्मर्स उसके लिए कुछ लीगल एक्शन ले सके, बात ये है। और देखिए, द हेडलाइन डिमांड इन द फार्मर्स 12 पॉइंट एजेंडा इज फॉर अ लॉ टू गारंटी एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉप प्राइसेस इन अकॉर्डेंस विद द डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। इन्होंने कहा है MS स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी के जो है अकॉर्डेंस में, उसी के तरीके से आप हमें एमएसपी प्रोवाइड करवाओ और जो है गारंटीड एमएसपी प्रोवाइड करवाओ। द अदर डिमांड्स आर, हम यहाँ पे सारी डिमांड्स को देख लेते हैं कि जो कि 10-12 डिमांड्स हैं वो क्या क्या है। फुल डेट वेवर फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स, जो मजदूर और किसान हैं उनका पूरा अभी तक जितना उनके ऊपर ऋण है उसको माफ करे सरकार। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था 2013 उसको लागू करवाए सरकार। उसके साथ में विद प्रोविजन फॉर रिटन कंसेंट फ्रॉम फार्मर्स बिफोर एक्विजिशन, आप भूमि अधिग्रहण करने से पहले आप किसी भी किसान की जहां पे उसकी जमीन आ रही है जिसका अधिग्रहण कर रही गवर्नमेंट, उससे जो है आप लिखित में उसकी सहमति लो और साथ में ही उसको उस जो है जो अभी रेट चल रहा होगा वहां पे उससे 4 गुना ज्यादा उसको प्रोवाइड करवाओ। अभी शायद 2 या 3 गुना जो है देती है गवर्नमेंट, और यहाँ पे बात की जाए आपको 4 गुना जो है कलेक्टर रेट पे देना होगा किसी की भी आप जमीन को अधिग्रहित कर रहे हो गवर्नमेंट। तो अगला इन्होंने बात, इनकी अगली डिमांड क्या है, पनिशमेंट फॉर द
परपेट्रेटर्स ऑफ द अक्टूबर 21 लखीमपुर खीरी, आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में 2021 में किसानों का जो है झुंड जा रहा था, अचानक से कुछ गाड़ियां आई, कुछ किसानों को कुचलती हुई चली गई, तो किसानों की मौत हो गई थी वहां पे। इन्होंने कहा कि उनको जो है कड़ी से कड़ी आप सजा जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करवाओ, और जो भी किसानों की मौत हुई है अभी तक उनको जो है कुछ आप उनको पैसे वगैरह दो, और साथ में ही उनके किसी एक फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दो, सरकारी जॉब उनको जो है दो किसी एक फैमिली मेंबर। अगली बात है इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, जिसको मानना उसके लिए मुश्किल हो जा रहा है। वो क्या है, इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO से भारत को जो है हट जाना चाहिए, और जो भी फ्रीज ऑल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो भी FTA है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, उनको जो है बंद कर देना चाहिए, जो फार्मर्स और लेबरर्स के जो है अगेंस्ट में है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और आगे इन्होंने कहा पेंशंस फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, जो फार्म लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, खेतों में मजदूरी करने वाले खेतीहर मजदूर और जो किसान हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए एक निश्चित लगभग 5,000 तक की इन्होंने पेंशन की डिमांड की है। अगली इनकी डिमांड क्या है, कंपनसेशन फॉर फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द डेली प्रोटेस्ट, जो मैंने आपको बताया डेली प्रोटेस्ट में जो लोग अब मर गए उनकी फैमिली में कम से कम एक इंसान को आप सरकारी नौकरी दिलवाओ। और अगली बात इनकी डिमांड क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 शुड बी स्क्रैप, जो 2020 का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है, जिसमें कुछ मीटर लगाना गांव वगैरह वाले एरिया में खेती वेती में भी, और उससे जो है बिल वगैरह इनका बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि किसानों के लिए इस चीज़ को भी आप जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को भी स्क्रैप करो, इसको भी हटाओ, ख़त्म करो। अगली मांग इनकी क्या है, 200 इंस्टेड ऑफ 100 डेज, जो अभी मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का गारंटी रोजगार की हमारी जो योजना है उसको बढ़ा करके आप 200 दिनों की करो, 200 दिनों की आप मनरेगा में करो, और साथ ही 700 रुपये हर दिन जो है हर दिन के हिसाब से जो है पेमेंट आपको देनी चाहिए किसी भी वर्कर को। आप मनरेगा में जानते हैं कि जो लोग वर्कर्स जैसे नहर की खुदाई हो गई, सड़क बनाने के लिए होगा, जो मैनुअल लेबरर्स काम करते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, अगर उनको 100 दिन की गारंटी, ये बात कही जाती है कि अगर गवर्नमेंट ने 100 दिन की गारंटी उनको दे रखी है, तो अगर उनको 100 दिन का रोजगार वहाँ पे नहीं मिल पाता है तो जितने दिन नहीं मिल पाता है उसका भी पैसा गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर देती है उनको। मिनिमम साल भर में उनको 100 दिन का रोजगार मिलना ही चाहिए, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको 200 दिन का बढ़ा के करो, और साथ ही आप इनकी वेज को बढ़ा के 700 रुपये करो। अगली डिमांड क्या है, नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस सच एज चिली एंड टर्मरिक, आप जो है चिली, मिर्ची और जो है हल्दी, इन सब के लिए एक जो है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करो अलग से। इशू ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इशू है उसको भी जो है सॉल्व करो। और यहाँ पे देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पूरा इशू क्या चल रहा है, और देखते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कौन करता है, लागू कौन करता है। अनाउंस कौन करता है, बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अनाउंस जो है की जाती है कि ये चीज़ें MSP की हैं, चेयर्ड बाय द PM ऑफ इंडिया। इसको चेयर कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की जो है कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी, वो जो है इसको अनाउंस करती है MSP को ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस। रिकमेंड सिफारिश कौन करती है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो कृषि लागत और मूल्य कमीशन है, आयोग है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, वो इसको रिकमेंड करता है MSP को कि क्या क्या MSP होनी चाहिए और किस किस बेसिस पे MSP डिसाइड की जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों को डिसाइड करके वो जब भी फसल बोने का सीज़न आता है उसके पहले, जैसे रबी की सीज़न आ गया, फसल को बोने का भी गेहूं वगैरह लगेंगे, तो उसके पहले जो है एक MSP डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट कि हम इतने पे जो है आपकी गेहूं को खरीदेंगे। फसल ज़्यादा पैदावार हो जाती है तो भी, कम पैदावार होती है तो भी, क्योंकि उसके पहले फिर हमारी जो है CACP क्या करती है, वो सारी चीज़ों को काउंट करती है कि वो उसकी पूरी लागत और उसकी मांग और आपूर्ति को मार्केट में देख करके डिसाइड करेगी क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसा जो है रेशियो चल रहा है, उस जो है पर्टिकुलर आपके फूड ग्रेन का, और सारी चीज़ों को वो देख करके उसको फिर उसका एक जो है कीमत डिसाइड करती है, और जो है फसल को MSP की कैटेगरी में लाती है, किसको MSP दिया जाना चाहिए। तो ये सिफारिश करती है, लेकिन उसको एक्चुअल में लागू कौन करवाती है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे।
अगला इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। द एमएसपी रेजिम केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ पॉलिसी डिसीजन इन 1967। एमएसपी की शुरुआत कब से हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की शुरुआत कब से हुई? 1967 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फूड ग्रेन प्राइस कमिटी। फूड ग्रेन प्राइस कमिटी जो थी हमारी 1964 की, एल के झा कमेटी आप जिसको कह दीजिए, एल के झा 1964 की, उन्हीं के बेस पे ही दिया जाता है। ये शुरुआत की गई हमारे 1967 में एमएसपी की। द गवर्नमेंट सेटअप द एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, CACP, जो बाद में बदल के जिसका नाम CACP कर दिया गया था दोस्तों। APC कमीशन जो हमारा हुआ करता था, बाद में इसको 1985 में बदल के हमने CACP कर दिया, ठीक है। कृषि मूल्य कमीशन जो होता था, और फॉर फिक्सिंग एमएसपी क्रॉप्स, बाद में गवर्नमेंट ने ये APC जो है, APC को क्या कहते हैं, सेटअप किया था इसको एमएसपी को डिसाइड करने के लिए। बाद में उसका रीनेम करके हमने CACP कर दिया, ठीक है। 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी दोस्तों, 3 तरीके की, जब हमारी CACP एमएसपी को डिसाइड करती है तो वो 3 तरीके की प्रोडक्शन कॉस्ट पे जो है उसको 3 तरीके की प्रोडक्शन कॉस्ट को देखती है, वहां पे उसको मेजर करती है, उसके बेस पे वो डिसाइड करती है वो कौन कौन सी है। द CACP प्रोजेक्ट 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एवरी क्रॉप बोथ एट स्टेट एंड ऑल इंडिया एवरेज लेवल्स। स्टेट के लेवल पे भी, ऑल इंडिया एवरेज लेवल पे भी देखती है इन सारे कॉस्ट को। एक होता है A2 कॉस्ट। क्या होता है दोस्तों A2 कॉस्ट? वो क्या क्या आता है A2 कॉस्ट में? क्या क्या आता है? कवर्स ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर्स इन कैश एंड काइंड ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन। देखिए A2 कॉस्ट में क्या क्या आता है। देखिए आप किसी भी किसान को किसी भी फसल पे एमएसपी को डिसाइड करने से पहले हमारी CACP ये चीज़ तो देखेगी ना कि इन चीज़ों में इनकी लागत कितनी आई है, प्लस इनको फ़ायदा कितना होना चाहिए। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए जिससे किसान को नुकसान ना हो। तो उसमें क्या क्या कवर करेंगे? A2 आएगा। A2 में क्या क्या कवर होता है? जो पहले नंबर पे जो कैश में चीज़ें कैश में पेमेंट करता है हमारा कोई भी फार्मर, चाहे वो उसकी बीज लाने में हुआ, उसके ऊपर जो है खाद में, उसके जो है फसल की सिंचाई में खर्चा हुआ, उस पर लेबर लगाने के ऊपर उसका जो खर्चा हुआ, श्रमिक जो है वहाँ पे हायर किया उसने, लीज्ड इन लैंड पे अगर कोई लीज वगैरह ले करके किया तो उसका जो है उसको उस पर देना पड़ेगा, और फ्यूल, इरिगेशन, ये सब चीज़ों को मिला करके जो कैश में खर्च करता है हमारा फार्मर उसको देखते हैं हम यहाँ पे A2 कॉस्ट में। A2 प्लस FL, फार्मर के साथ साथ में फार्मर के जो वहाँ पे श्रमिक लगाए रहते खेत में, उनके साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि जो फैमिली लेबर होता है FL, अगर किसी के यहाँ पे फैमिली लेबर जो है खेतों में काम कर रहा है, उसको तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन उसका टाइम और एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हुआ किसी भी फैमिली का ना, तो उसको भी तो हम वहाँ पे काउंट करेंगे। तो फैमिली लेबर को भी यहाँ पे काउंट करने की बात कही। A2 प्लस FL इंक्लूड्स A2 प्लस एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर प्लस C2 कॉस्ट एक होती है। C2 में क्या क्या आती है आपकी? A2 प्लस FL तो आती ही आती है, प्लस C2 में और क्या इंक्लूड होता है? इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे, और ज़्यादा व्यापक तरीके का कॉस्ट है। इसमें हर चीज़ को हर तरीके से इंक्लूड करने की बात कही। दैट फैक्टर्स इन रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉर ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ऑन टॉप ऑफ A2 प्लस FL। A2 प्लस FL के ऊपर C2 कॉस्ट भी लगाते हैं। वो क्या होती है कि आपने अपनी खुद की ज़मीन अगर जो है वहाँ पे यूज़ करी है और उसके बदले आप वो किसी को रेंट पे दे देते या लीज पे देते, तो उसका जो आपको इंटरेस्ट मिलता वो तो हमने काउंट नहीं करी ना, वो तो आपकी खुद की ज़मीन हो गई, तो उसको भी आप काउंट करो C2 के अंतर्गत। या फिर इंटरेस्ट ऑफ फॉर ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट, जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट है उसका इंटरेस्ट आप देखो, या ओन्ड लैंड जो है जो खुद से ओन करता है फार्मर, जो मैंने आपको बताया उसका आप इंटरेस्ट वगैरह देखो, या रेंटल्स, अगर किसी ने कहीं से ज़मीन ली है उस पर वो रेंट वगैरह क्या दे रहा है, उसकी लागत क्या रही, उन चीज़ों को भी C2 में काउंट करो। मतलब ये बहुत ही व्यापक तरीके का कॉस्ट को काउंट करने की यहाँ पे बात है। तो इसी पे जो है MS स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि आप C2 प्लस 50% आप जो है C2 प्लस 50% आप जो है फार्मर्स को MSP प्रोवाइड करवाओ। इसका मतलब क्या हो गया? C2 में ये दोनों चीज़ें तो आ ही जा रही दोस्तों, C2 में ये दोनों चीज़ें A2 प्लस FL तो आ ही जा रहा है, FL आ ही जा रहा है, प्लस C2 के अंतर्गत ये दोनों आ रहा है, और प्लस उसके बाद आप
50% उसका एक्स्ट्रा फार्मर्स को प्रोवाइड करो। अगर मान लो किसी फार्मर का ये सारा का सारा कॉस्ट सब मिला करके आ रहा है 1000 रुपये के आसपास, 1000 रुपये के आसपास, और फिर उसमें जो है आप 500 रुपये प्लस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको, फार्मर को, तब जो है आप एमएसपी को उस रेट पे डिसाइड करो। तो मतलब 1500 रुपये पे आप एमएसपी डिसाइड करोगे, 1500 रुपये पे आप एमएसपी डिसाइड करोगे। इसके बेसिस पे एमएस स्वामीनाथन कमेटी की यही जो है रिपोर्ट में कहा गया था। इन्होंने कहा कि आप इस चीज को लागू करवाओ जो अभी किसान यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। आगे तथापि C2 costs are used for by CACP primarily as a benchmark reference cost, opportunity cost to see if the MSP recommended by them at least cover these costs in some of the major producing states. C2 को पहली नज़र में एक बारी कॉस्ट चेक तो करती है हमारी जो CACP है, जिससे कि वो ये देखने की कोशिश करती है किसी भी स्टेट में जो मेजर क्रॉप्स है वो उनकी लागत वगैरह वो किसी चीज़ से बाहर तो नहीं रह गई, उनको देखेगी। और हाँ, ये सारी चीज़ें दोस्तों, तो ये जो है ये क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे मैं आगे हमारी जो है स्लाइड थोड़ी सी वो पीछे हो गई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि C2 को CACP तो देखती है साथ में, लेकिन C2 को प्राइमरी एज हम जो है A2 और A2FL को ही प्राइमरी तौर पे हम इसमें कंसीडर करते हैं। C2 को फाइनली हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एमएस स्वामीनाथन ने कहा था कि आप C2 के साथ साथ में प्लस 50% का फार्मर्स को और एक्स्ट्रा पेमेंट करो एमएसपी के तौर पे। तो यहाँ पे ये सारी बात कही गई और फार्मर्स की ये सारी डिमांड थी। दोस्तों हमने सारी की सारी समझ ली है कि फार्मर्स ने क्या डिमांड करी है किन बात पे, लेकिन जो यहाँ पे फार्मर्स की ये वाली डिमांड है और कुछ एक दो और डिमांड्स है, गवर्नमेंट उस पर कह रही है कि ये डिमांड अरे जो है एक्सेप्ट करने लायक डिमांड्स नहीं है फार्मर्स की। हम इन पे बात करेंगे, फार्मर्स को भी समझना पड़ेगा ये चीज़ें। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी अभी बाहर गए हुए हैं, यूएई में गए हुए हैं, वहाँ पे मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है एक हिंदू मंदिर का, तो वहाँ पे हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अभी देश में है नहीं और यहाँ पे इतनी जो है बवाल चल रहे हैं। तो जब आएंगे तो देखते हैं क्या होती हैं चीज़ें। बात करने की बात कही जा रही है, इन्होंने जो ये डिमांड रखी ना दोस्तों, इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO से इंडिया को हट जाना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया WTO से हट जाएगा तो यहाँ पे इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम WTO के थ्रू होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं WTO के थ्रू जो है दोस्तों। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी हमारे इंडिया के लिए भी, और ज़्यादा प्राइसेस की जो है उतार चढ़ाव में बहुत ज़्यादा चीज़ों के सामान के दामों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाएंगे बाद में। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखेगी कि हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, किसी भी देश के साथ में हमारे किस तरीके के व्यापारिक जो है संबंध है, उन सब चीज़ों को देख करके ही किसी चीज़ को डिसाइड कर सकती है। वो भी डायरेक्ट जो है एक हमारे घरेलू स्तर पे चीज़ें होना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ें होना, दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना ही पड़ेगा कि हाँ पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम अगले एमएसपी से रिलेटेड ही एक जो है आर्टिकल है, वो क्या है, एमएसपी गारंटी अक्रॉस क्रॉप्स कैन रेज इनकम एंड डिमांड। एमएसपी गारंटी अक्रॉस क्रॉप्स, सारी क्रॉप पे अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट आई है किसकी, क्रिसिल की रिपोर्ट आई है दोस्तों। ये एक रेटिंग एजेंसी है हमारी इंडिया की, वो उसने क्या बताया है, इंडिया की हमारी रेटिंग एजेंसी है, याद रखना है। कभी क्वेश्चन में दे दिया कि क्रिसिल कहाँ की है, आप देखते हैं मूडीज हो गया, क्रिसिल हो गया, S&P हो गया, तो ये अलग अलग कंट्रीज की हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया जैसे अमेरिका वगैरह का, और क्रिसिल अपना इंडिया का हो गया। रेटिंग फर्म्स क्रिसिल एस्टिमेट्स that the real cost to the government of such guarantee would be around 21,000 crore in marketing year 2023. A MSP guarantee across crops will also nudge farmers to diversify beyond paddy and wheat in ads. ये इन्होंने क्रिसिल ने अपने जो है उसमें रिपोर्ट में कहा कि भाई आप अगर पूरे क्रॉप्स में गारंटी देते हो एमएसपी की, तो उससे जो है एक तो उसकी डिमांड बढ़ेगी क्रॉप्स की, और फार्मर्स की इनकम भी साथ के साथ रेज हो जाएगी, और जो डाइवर्सिफिकेशन है फसलों का वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे बात कही जा रही है कि मैक्सिमम चीज़ें अगर हम एमएसपी के अंडर में देखते हैं, एमएसपी के अंडर में देखते भी हैं, तो यहाँ पे कुछ ही फसलें जो मेन है वो आती हैं, और ऊपर से उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, लगभग 41% प्रोक्योरमेंट किस चीज़ का कर लेती है, वो धान का कर लेती है। दूसरे नंबर पे हो गया आपका गेहूं हो गया, तीसरे नंबर पे टोटल गेहूं और धान ही मिला के लगभग 60% के आसपास पहुंच जाती है उसकी प्रोक्योरमेंट का। बाकी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। खरीफ 2022 एंड रबी 2023 जस्ट 9% ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन वॉज प्रोक्योर्ड।
सिर्फ 9% का जो हमारा सरसों था वो प्रोक्योर किया गया था गवर्नमेंट के माध्यम से। बाकी मेन क्या था, धान और गेहूं। आप देखते हैं कि जो पीडीएस का सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, और जो हमारी गवर्नमेंट खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है लोगों को, उसके तहत जो है वो प्रोक्योर करती है एमएसपी को, और जो है ढेर सारा बल्क में खरीदती है धान और गेहूं। आप देखेंगे कि जो वहाँ पे कोटा सिस्टम है, लोगों के गांव वगैरह के एरिया में, वहाँ पे रिटेल में उनको प्रोवाइड करवाती है वहाँ पे। तो इसकी वजह से सरकार को खरीद के अपने पास में रखना पड़ता है, प्रोक्योर करना पड़ता है। तो उसमें मेनली आप देखेंगे तो चावल और जो है गेहूं ही प्रोवाइड होता है, जो मेन उसका पीडीएस के अंतर्गत में आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोक्योर करती है, मतलब कि खरीद करके रखती है अपने पास में। लेकिन यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि अगर गवर्नमेंट सारी क्रॉप्स पे ऐसा कर देगी प्रोवाइड, क्योंकि यही प्रोक्योर करेगी तो लोग यही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उत्साहित होंगे कि चलो एटलीस्ट इसमें नुकसान कुछ हुआ भी, दामों में उतार चढ़ाव भी हुआ, तो कम से कम गवर्नमेंट खरीद लेगी इतने रेट पे और हमें जो है नुकसान नहीं होने पाएगा। बाकी फसलों का जो है उनको आइडिया नहीं हो पाता है, तो इस वजह से क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन है, जो फसलों में विविधता है वो नहीं आ पाती है। लोग एक ही फसल को उगाते चले जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे, और वहाँ पे उससे क्या होता है कि उस लैंड की जो उर्वरता है उस पर भी असर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इन सारी चीज़ों को जो है एड्रेस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे इंडिया में। और ऊपर से कह रहे हैं कि एक जो रियल प्राइस होगा अगर गवर्नमेंट सारे क्रॉप के लिए प्रोवाइड कराती है, तो लगभग 21,000 करोड़ जो है उसको लागत आती 2023 में, अगर वो एमएसपी के ऊपर जो है रियल कॉस्ट जो ऐसा करने वाली थी गवर्नमेंट, तो ऐसा 21,000 करोड़ के आसपास उसको सारे क्रॉप पे एमएसपी देती तो उसकी लागत आ जाती मार्केटिंग ईयर 2013 के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा और चीज़ें, गारंटीड एमएसपी अक्रॉस क्रॉप्स कैन बेनिफिट फार्मर्स एंड एड्रेस क्रॉप इम्बैलेंसेस, आर्ग्यूज क्रिसिल। जो क्रॉप का इम्बैलेंस है, जो मैंने आपको बताया कि कहीं पे एक ही फसल लगातार उगाई जा रही है, कहीं पे फसलें फिर उग ही नहीं रही हैं, पल्सेस की आप देखते हैं कमी हो जाती है, जो ऑयल होता है तेलों की, खाद्य तेलों की, वो कमी हो जाती है। तो इससे अगर उन चीज़ों पे भी एमएसपी अच्छी रहेगी और एकदम गारंटीड रूप में लेगी गवर्नमेंट, तो फिर जो है उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होगा आगे। अ ब्रॉडर गारंटीड एमएसपी विल ऑफर कैश सपोर्ट टू फार्मर्स। एक तो फार्मर्स को जो है कैश सपोर्ट हो जाएगा कि हाँ उनको फाइनली पैसे मिल ही जाएंगे अगर वो उगाते हैं तो। व्हेन प्राइसेस प्लमेट बिलो एमएसपी, प्लमेट यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, प्लमेट, आप वर्ड भी याद करते रहिए, कुछ कुछ मैं बताती रहा करूंगी आपको। प्लमेट डबल एम है दोस्तों, PLUMMET, प्लमेट। प्लमेट मतलब किसी चीज़ का अचानक से गिर जाना, ठीक है, डाउन हो जाना, किसी चीज़ का अचानक से उसका फॉल होना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हेन प्राइसेस प्लमेट, प्लमेट मतलब कि अचानक से अगर प्राइसेस गिर जाती हैं, बिलो एमएसपी, बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे भी अगर गिर जाती है तो गवर्नमेंट उसको जो है फिर खरीद लेती है एमएसपी पे। द रेटिंग firm says it will also given farmers the freedom to sow crops of their choices and to be more amenable to their local conditions। ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट गारंटी जो है एमएसपी प्रोवाइड करवाती है सारी फसलों के लिए, तो ये फिर फार्मर्स के चॉइस के ऊपर हो जाएगा, और वो ये देखेंगे कि उनके एरिया के हिसाब से कैसा इन्वायरमेंट किस फसल के लिए सूट करता है, उस हिसाब से उस फसल को वहाँ पे वो अपने खेत में उगाएंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इस चीज़ से हमारे यहाँ पे होगा, और इससे फायदा होगा हमारे इन्वायरमेंट को भी। द गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोक्योर ओनली दोज क्रॉप्स हुज मंडी प्राइसेस आर लोअर देन द एमएसपी नोट्स क्रिसिल। और इसने कहा कि गवर्नमेंट बस उन चीज़ों को प्रोक्योर करे एमएसपी के अंतर्गत जिनका मंडी में, जो नॉर्मल गवर्नमेंट के बाहर जो मंडी रेट है, मंडी में उनका अगर दाम, मंडी में अगर उनका दाम एमएसपी से नीचे जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से मंडी में उनका दाम कम है, तो गवर्नमेंट उन फसलों को जो है प्रोक्योर करवाने से किसानों को भी सुरक्षा प्राप्त होगी, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होगा, और गवर्नमेंट को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं फसलों को जो है प्रोक्योर करवाएगी जिनका मंडी में दाम कम होगा एमएसपी से। ठीक है, सारी फसलों को फिर कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि सारी फसलों को गारंटीड अगर जो है एमएसपी में ला दिया जाता है तो इससे हमें फ़ायदा ही होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। आगे क्या बात है दोस्तों, अगले आर्टिकल में, तमिलनाडु पासेस रिजोल्यूशन अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन प्लान। इन्होंने, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है यूनानिमसली, उन्होंने क्या पास कर दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में। मतलब कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का हमारे गवर्नमेंट का प्रयास है कि हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करवा दें। मतलब कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा प्लस जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं हैं दोस्तों,
इन सबका साथ में ही इलेक्शन करवाना। हमने यहाँ पे पहले भी देखा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत ही काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और कुछ फ़ायदे भी होंगे, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है गवर्नमेंट को अलग अलग स्टेट में अलग अलग इलेक्शन करवाने पे। और दूसरी चीज़ होती है कि सारी जो हमारी मशीनरी होती है, प्रशासनिक मशीनरी होती है, वो हर स्टेट में कहीं ना कहीं लगी ही हुई ही होती है। और जो गवर्नमेंट हमारी डिसीजंस लेती है और अदर स्टेट में अदर गवर्नमेंट होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस होती हैं उनको भी बार बार में लगना पड़ता है वहाँ पे और इससे प्रशासनिक मशीनरी में भी दिक्कत आती है। और ऊपर से कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे 45 से 60 दिन पहले ही लग जाता है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस भी नहीं ले सकती। तो अलग अलग स्टेट में हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लगने से एक तो कॉस्ट में कमी आ जाएगी, जो हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है इलेक्शन करवाने का, बार बार हम इलेक्शन में ही लगे रहते हैं। ऊपर से गवर्नमेंट का भी ध्यान, एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो गवर्नमेंट का ध्यान फिर जो विकास का कार्य है उस पर लगा रहेगा। और जो कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लागू होता है वो हमें बार बार लागू नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में या उसके जो है पक्ष में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ हमारे नहीं दी हुई है। तो ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और अनडेमोक्रेटिक होगा और हमारे फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट में होगा। फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट में कैसे होगा? जो हमारा संघीय ढांचा है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे भारत का, उसके अगेंस्ट में कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि अभी जितनी गवर्नमेंट जहां जहां पे चल रही है किसी भी स्टेट में अगर एक साथ में इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो किसी स्टेट में अभी अभी नई नई गवर्नमेंट बनी है आप देखेंगे, तो फिर वहां पे उनकी जो विधानसभा है उनको भंग करवाना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि गवर्नमेंट जाकर के भंग करवा दे उनकी विधानसभाओं को और फिर से इलेक्शन करवाना शुरू करवा दे। और लेकिन अगर भंग नहीं करवाएगी तो फिर इलेक्शन कैसे ही शुरू किया जा सकता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये भी दिक्कत हो सकती है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में कि भाई एक बारी में तो इलेक्शन करवा दिया, लेकिन बीच में क्या होता है, कभी किसी भी स्टेट में पार्टी गिर जाती है, कहीं पे गठबंधन सरकार है, लोगों ने अपना जो है हाथ खींच लिया उस सरकार से, तो वो सरकार उस स्टेट में गिर गई, तो बीच में ही वो सरकार गिर जाएगी किसी स्टेट में, तो फिर तो आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा वहां पे। हालांकि इनका भी जो है सोल्यूशन दिया गया कि अगर आपको फिर से वहां पे इलेक्शन करवाना पड़ा तो आप जितना बचा हुआ टाइम पीरियड रहेगा, मान लीजिए एक साल पहले सरकार के खत्म होने के एक साल पहले गवर्नमेंट गिर गई, तो बस अगला इलेक्शन बस एक साल तक के लिए आप करवाइए वहां पे। लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इसके बाद भी, आपको जो है कुछ कुछ आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो हमारा प्रेसिडेंट का 356 वाला आर्टिकल है उसको भी अमेंड करना पड़ेगा। 5-6 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, फिर जाकर के इन चीज़ों को लागू कर सकती है। ऊपर से 2026 में इलेक्शन की एस्टिमेट कमीशन जो हमारा होता है, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, उसकी बात कही गई थी, लेकिन हमारा सेंसस तो हुआ ही नहीं अभी भी। 1971 वाला जो है सेंसस चल रहा है हमारे पार्लियामेंट वगैरह के सीट्स को लेकर के। तो यहाँ पे इस तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या कहना है, भाई अगर आप लेकर के आओगे भी सेंसस को इस बेस पे, और आगे भी अगर आपने सेंसस करवा भी दिया, सेंसस करवाने के बाद आपने सीट्स एलोकेट करने की कोशिश भी करी उसके हिसाब से, तो क्या होगा, जो दक्षिण वाले राज्य है हमारे भारत के उनको घाटा लगेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपने 50 साल के विकास का जो है भुगतान कैसे हमें मिलेगा, कि ये घाटे के तरीके से कि हमें सीट्स लोकसभा में कम मिल गई। क्योंकि आप साउथ की स्टेट्स में देखेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्थ की अपेक्षा काफ़ी कम रही है, पहले से कम हुई है। और नॉर्थ में जो है, जो उत्तर का एरिया है हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका MP हो गया, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। तो और लेकिन जब परिसीमन आयोग डिसाइड करता है सीट्स को, तो वो पॉपुलेशन के बेस पे करता है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे जो है एक सीट एलोकेट की जानी चाहिए। इस हिसाब से आप देखेंगे तो यूपी को तो बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, लगभग 100 से 150 200 के पास पहुंच जाएंगी लोकसभा की सीटें। तो फिर किसी एक स्टेट का सेंटर पे कब्जा हो सकता है, और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ एक ही स्टेट पे फोकस करेगी। भाई अगर यहाँ से 200 सीटें सिर्फ और सिर्फ यूपी से ही मिल रही हैं, तो हमें और राज्यों में जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं पे ज़्यादा फोकस क्यों ना कर ले। जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते हो या आपके पास कम टाइम रहता है, आप सोचते हो कि किस किस पोर्शन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया भाई इन्वायरमेंट से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से इतने आ रहे हैं, इकोनॉमी से इतने आ रहे हैं, ज्योग्राफी से इतने आ रहे हैं, हिस्ट्री से इतने आ रहे हैं, बाकी साइंस टेक हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो इन चीज़ों से इतने नहीं आ रहे। तो आपने डिसाइड कर लिया, मान लो इन्वायरमेंट से समझ लो कि 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से मिल गया आपको, 15 से 20 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से मिल गया, 15 से 20 आपको जो है पॉलिटी से मिल गया। तो आपने सोचा चलो भाई इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट को ही तैयार कर लेते हैं,
इसी से हमारा एग्जाम निकल जाएगा, हमें और चीज़ों पे इतना फोकस करने की क्या ज़रूरत है। तो यही बात हो जाएगी दोस्तों हमारे गवर्नमेंट के साथ में। गवर्नमेंट फिर क्या सोचेगी कि भाई जब 2-3 स्टेट को मिला करके ही हम मेजोरिटी में आ सकते हैं, ऊपर से ये जो है हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं जो कि हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट सोचेगी इन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, यहीं से ही वोट ले लेंगे, हमें किसी अदर स्टेट को जो है फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे स्टेट्स और ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। चाहे वो आप नॉर्थ वाले स्टेट्स को देखो, नॉर्थ ईस्ट वाले सारे स्टेट्स को देखो, वहाँ पे भी पॉपुलेशन उतनी नहीं है। साउथ के भी स्टेट देखोगे तो वहाँ पे भी उतनी पॉपुलेशन नहीं है दोस्तों। तो उसके हिसाब से उनको जो है नुकसान होगा अगर फिर से डिलिमिटेशन कमीशन आता है और इसको जो है फिर से राज्यसभा की सीटों को और लोकसभा की सीटों को फिर से डिसाइड करता है। तो ठीक है, और अभी सेंसस हुआ नहीं तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का सीन नहीं बन पाता है। जो भी हो दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट्स गवर्नमेंट हो, हर जगह कोई भी पार्टी होती है तो थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के काम करती ही करती है। उनका भी अपना एक फ़ायदा हो सकता है कि एक साथ में अगर किसी चीज़ की लहर चल रही है, किसी पर्सन की लहर चल रही है, तो कम से कम सारे स्टेट में एक बार में ही इलेक्शन करवा देंगे तो सारे स्टेट में ही हमारी गवर्नमेंट बन जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन और भी जो पार्टीज हैं उनको भी नुकसान होगा। जो लोकल लेवल पे पार्टीज होंगी दोस्तों, जो लोकल लेवल की पार्टीज होंगी उनको तो पूरा ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ में ही इलेक्शंस होने लग जाएंगे अगर, तो जो सेंटर की पार्टी होगी तो वो तो ओवर पावर कर लेगी, सबको ओवरलैप कर देगी, वो बेचारे कहाँ ढक जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई किसी जो है सिर्फ स्टेट में ही कोई पार्टी चल रही है, छोटी पार्टी है, लेकिन वहाँ वो ठीक ठाक विधानसभा में उसको वोट मिल जाता है, लेकिन जब दोनों का ही साथ में इलेक्शन होने लग जाएगा तो कोई सेंटर की ही पार्टी, जो 2-4 पार्टीज होंगी, वो पूरे की पूरी पार्टी को जो है ओवर पावर कर लेंगी, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के एक्सप्रेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और फिर लोगों को ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करते हैं। मान लो किसी एक स्टेट में लोगों ने इलेक्शन करवा दिया, वहां पे कोई एक पार्टी जीत गई, या स्टेट सेंटर में कोई एक पार्टी जीत गई, तो फिर जब दोबारा स्टेट में अलग से इलेक्शन होता है तो लोगों के पास ये मौका होता है, भाई सेंटर ने अच्छा काम नहीं किया और उसकी पार्टी यहाँ पे, अब हम उसको वोट नहीं देंगे और हम दूसरी गवर्नमेंट लेकर के आएंगे। तो जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी उसको भी ये एक मैसेज होता है कि चलो हमारे इस चीज से जो है लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो हम अपने जो है अपने कामों में थोड़ा परिवर्तन लाते हैं, अपनी नीतियों में परिवर्तन लाके थोड़ा सा इनके जो है इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें फिर करनी मुश्किल हो जाएंगी अगर एक साथ में ही होती है। हालांकि साथ में ही कुछ हमें पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिल जाएंगी, और कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां साथ में इलेक्शन करवाए भी जाते हैं दोस्तों अभी के टाइम पे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में, आप देख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेंस में लिखने के लिए आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए भी, और आपके एक नॉर्मल समझ के लिए भी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो तो उसके लिए भी ये जरूरी है आपको जाना। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं दोस्तों, और इसी को लेकर के इन्होंने कहा है कि भाई हम अपना जो है 50 साल के विकास का इस तरीके से भुगतान नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। बीजेपी गॉट 90% ऑफ ऑल कॉर्पोरेट डोनेशंस इन 2022-23 रिपोर्ट किसकी है, वॉचडॉग क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर की रिपोर्ट है। बार बार आप इसकी रिपोर्ट्स को देखते रहते हैं, कभी कभी आती रहती है न्यूज़ में। क्या बात कही जा रही है कि 680.49 करोड़, लगभग 681 करोड़ डोनेशन प्राप्त हुए। कौन से डोनेशंस, कॉर्पोरेट डोनेशंस प्राप्त हुए हैं। जो कॉर्पोरेट लोग हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह है, वो सबसे जो है 681 करोड़ का हमें, लगभग 681 करोड़ का हमें डोनेशन प्राप्त हुआ है, और उसमें भी लगभग 610 से 11 करोड़ 610 से 11 करोड़ किसको मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो मिला है बीजेपी को। तो यहाँ पे लगभग कहा जा रहा है कि 90% अकेले ही बीजेपी ने, 90% से ज्यादा जो है अकेले बीजेपी को यहाँ पे कॉर्पोरेट जो है क्या कहते हैं रिसीव हुआ है, उनको कॉर्पोरेट डोनेशन रिसीव हुआ है। बाकी जो पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस वगैरह हो गई, उनका तो पहले जितना मिल रहा था उससे भी कम होकर के, जैसे पहले कांग्रेस को 95.45 करोड़ मिला था इन 2021-22 में, 2021-22 में, और वो कितना कम हो गया भाई, 79 मतलब 80 करोड़ के आसपास हो गया। पहले उनको लगभग 96 करोड़ के आसपास मिला था 2021-22 में, और 2022-23 में कम होकर के उनका लगभग 80 करोड़ के आसपास कम होकर के रह गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग जो बीजेपी को मिला हुआ है कॉर्पोरेट डोनेशन, वो सारी पार्टी का भी अगर हम एक साथ में मिला दें तो भी उसका लगभग 8 गुना ज्यादा जो है डोनेशन प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे टोटल ऑफ 276.20 करोड़ वॉज डोनेटेड टू द नेशनल पार्टीज फ्रॉम दिल्ली। और इसमें भी कहाँ से सबसे ज़्यादा डोनेशंस दिए गए हैं, इस टोटल जो लगभग 681 करोड़ है इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, 276.20 करोड़ आया है आपका दिल्ली से आया है। दिल्ली के जो बिजनेसमैन वगैरह होंगे उन्होंने जो है डोनेट किया हुआ है। और 160 करोड़ कहाँ से आया है, ये आया है आपका गुजरात से, 160 से 61 करोड़, 160.50 करोड़ जो है आपका सिर्फ और सिर्फ गुजरात से आया है। और 96.27 करोड़ कहाँ से आया है, महाराष्ट्र से आया है। तो मैक्सिमम जो है इन 3 राज्यों से मिला हुआ है गवर्नमेंट को डोनेशन। बाकी छोटी मोटे जो अलग अलग जगहों से मिले हैं वो बहुत कम मात्रा में मिले हुए हैं। डोनेशंस टू द नेशनल पार्टीज मेड बाय द कॉरपोरेट और बिजनेस सेक्टर्स। कॉरपोरेट मतलब बिजनेस सेक्टर्स जो होते हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं जिन्होंने दिया हुआ है। मान लीजिए अंबानी, अडानी, ये सारे जो लोग आते हैं ये बिजनेस वाले सेक्टर में आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना अच्छा डोनेशन वही लोग दे सकते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस करने वाला बेचारा कितना ही देगा, 1,00,000 2 लाख रुपए का या 10-20 हज़ार का। और यहाँ पे एक इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब 20,000 के आसपास की बात कही जाती है, होता है। और जो बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उनको बेचारे को तो एक भी जो है ऐसा डोनेशन नहीं प्राप्त हुआ है, उन्होंने बताया है। क्योंकि ये सारी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास में अपनी जो है आय का जरिया बताया कि हमें कितना मिला हुआ है, हमारे पास कितना है और कहाँ से मिला हुआ है। तो उसके बेस पे यहाँ पे ये आंकड़ा, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स दोस्तों। ठीक है, बिजनेस सेक्टर्स अमाउंटेड टू 680.49 करोड़, 80.01% ऑफ टोटल डोनेशंस, आउट ऑफ विच द बीजेपी रिसीव्ड 610.49 करोड़ जो है बीजेपी को मिला। वाइल द कांग्रेस गॉट सिर्फ 55.62 करोड़ मिला है कांग्रेस को। ये जो ऊपर वाला मैंने बताया ये टोटल में बता रहे दोस्तों, टोटल में सिर्फ कॉर्पोरेट वाले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को 55.62 करोड़ मिला है और बीजेपी को 610.49 करोड़ के आसपास मिला हुआ है। द बीजेपी 610.49 करोड़ वॉज मोर देन 8 times द टोटल अमाउंट ऑफ 70 करोड़ ऑफ कॉर्पोरेट डोनेशंस डिक्लेयर्ड बाय ऑल अदर नेशनल पार्टीज। मतलब 8 गुना ज्यादा मिला है बीजेपी को, अगर सारे और का जोड़े सबको मिला करके बाकी अदर को कितना मिला है, लगभग 70 करोड़ के आसपास मिला है, 70 करोड़ के आसपास। और अकेले बीजेपी को 610.49 के आसपास कॉर्पोरेट डोनेशन मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें कुछ कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों क्या है ये, किन किन पार्टीज को मिले हुए हैं। यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनमें कौन कौन सी मेन पार्टीज को काउंट किया गया है, बीजेपी को, कांग्रेस को, द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को, आम आदमी पार्टी को लिया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाली सीपीआईएम एंड द नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इनको यहाँ पे काउंट करके देखा गया है कि इसको कितना मिला है। द बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, जो हमारी जो सुश्री मायावती जी हैं, उनकी पार्टी ने डिक्लेयर दैट इट डिड नॉट रिसीव एनी डोनेशन अबव 20,000 ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन्होंने कोई भी 20,000 से ज्यादा डोनेशन इन्होंने प्राप्त नहीं किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बहुत लोगों को सुश्री मायावती जी कहते ही उनके चेहरे पे थोड़ी सी अजीब तरीके की मुस्कान आ जाती है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि एक महिला होकर के, वो भी एक इतने पिछड़ी दलित महिला होकर के, उन्होंने एक स्टेट में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। ये कोई छोटी बात नहीं है। कम से कम आप इस चीज़ की तो रेस्पेक्ट आपको करनी ही चाहिए किसी की भी। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मैंने कही कि डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं लोग किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। मैंने बहुत लोगों से सुना भी है इन चीज़ों को। नो मोर एडजर्नमेंट लेटर्स इन आफ्टर नोटिस बेल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो एडजर्नमेंट लेटर्स होते हैं, एडजर्नमेंट जिनको बेल वगैरह प्राप्त करनी होती है, अग्रिम बेल वगैरह। अग्रिम बेल क्या होती है दोस्तों, किसी अगर व्यक्ति को लग रहा है कि उसके ऊपर केस चल सकता है और वो जेल जा सकता है, तो पहले ही अपना कोई लॉयर सेट करके कोर्ट में भेज देगा कि भाई आप पहले से ही एक जमानत लेकर के हमारे पास आ जाओ, तो वो अग्रिम बेल कही जाती है। बात क्या है, एडजर्नमेंट डिनाउंस्ड एज अ मेजर फैक्टर फॉर पेंडेंसी डिले इन कोर्ट हियरिंग्स। कोर्ट ने कहा है कि जो एडजर्नमेंट होता है
ये एडजमेंट जो बेल का एडजमेंट होता है, पहले आपने कहा कि हमें बेल लेनी है, फिर आप जो जब डेट की हियरिंग आती है, कोर्ट की सुनने की दिन आता है, उसके पहले ही आप एक एडजमेंट लेटर भेजते हो और आप कहते हो कि कोर्ट का टाइम थोड़ा सा टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया जाए। तो इससे कोर्ट का भी टाइम खराब होता है और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पे पार्टीज आती हैं उनका भी पैसा समय सब खराब होता है। तो कोर्ट ने कहा ये बहुत ही प्रमुख कारण है केसों के पेंडिंग होने का। हमारे कोर्ट में जो केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग चल रहे हैं हमारे कोर्ट में, उसका एक प्रमुख कारण क्या है, ये एडजर्नमेंट है, डिनाउंस्ड एज अ मेजर फैक्टर फॉर पेंडेंसी डिले इन कोर्ट हियरिंग्स, कोर्ट की हियरिंग में जो डिले होता है, एंड मनी ड्रेनर फॉर लिटिगेंट्स, जो उसके वादी प्रतिवादी होते हैं उनका मनी ड्रेनर होता है, मतलब उनका फालतू का पैसा जाता है। इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी इजी इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये इजी नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, नो मोर एडजर्नमेंट लेटर्स इन आफ्टर नोटिस बेल। आफ्टर नोटिस बेल केसेस जो हो गया, कोर्ट ने जो है आफ्टर नोटिस बेल निकाल दिया, तो उसके बाद जो है आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि एडजमेंट जो है लेटर ले जा करके कि कोर्ट भैया आप थोड़ा सा टाइम को हमारे लिए आगे बढ़ा दो, ऐसा नहीं करवा सकते आप। Letters of adjournment are last minute requests by parties for postponement of cases listed before a bench। ये लास्ट मिनट का रिक्वेस्ट होता है, ये नहीं कि आप कम से कम आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले बता दो कोर्ट को। तो कोर्ट ने यही बात कही, आपको पहले ही बता देना चाहिए कोर्ट को कि ऐसा होने वाला है, आप एडजर्न करने वाले हैं। आप अचानक से फिर आओ कोर्ट के सामने कह दो कि नहीं आप थोड़ा सा टाइम हमें और दे दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए, तो ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे सारी पार्टीज अगर आ जाती हैं और फिर आप बाद में ऐसा कहते हो तो सारा कोर्ट का भी टाइम खराब होता है और लोगों का पैसा धन बल सब खराब होता है। इससे केसेस जो है पेंडिंग रह जाते हैं, जो केसेस उस टाइम पे सुन लिए जाते हैं और वहां पे ये चीजें होने लग जाती है। A circular issued by the Supreme Court on Wednesday said it would not entertain letters of adjournment from lawyers in bail and anticipatory bail cases for which notice had been earlier issued by the court। जिसके लिए पहले ही नोटिस पहले भेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब उसके लिए आप जा करके अचानक में एंड मोमेंट पे आप नहीं कह सकते, या तो आपको कहना भी है तो आप पहले ही बता दो कि हम जो है हमें आपको टाइम बढ़ा दीजिए, हम अभी नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ बस ये थी दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दी। चलते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। यहाँ पे ये देखिए हमारे पीएम मोदी जी खड़े हुए हैं और आपके अबू धाबी में पहला हिंदू स्टोन टेम्पल है। ये क्या है, ये स्टोन टेम्पल बना हुआ है, आप देख रहे हैं इतना सुंदर सा टेम्पल बना है दोस्तों। वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है और पीएम मोदी ने कल जो है इसका इनॉग्रेशन कर दिया। वहाँ पे जा करके अभी अबू धाबी में ही थे हमारे पीएम जी, और उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट को मोहम्मद बिल क्या नाम है, शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान को थैंक यू किया है कि आपने ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा काम किया। इससे हमारी जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है लगभग 3.5 मिलियन की 3.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी रहती है दोस्तों। 3.5 मिलियन की जो हमारी हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके लिए आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और इससे हमारे दोनों देश के बीच में जो हमारे सांस्कृतिक कल्चरल जो हमारा रिलेशन है, संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, वो भी मजबूत होगा और भी चीज़ें हमारे बीच में अच्छी होंगी, इंडिया और यूएई के बीच में। और ये किन का मंदिर है, स्वामी नारायण जी का मंदिर है। बनाया किसने है, बोचासन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बोचासन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बैप्स जिसको बोलते हैं। इन्हीं संस्था के द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण किया गया। इसके लगभग इसमें 700 करोड़ का खर्चा आया, लगभग 700 करोड़ के आसपास, और ये 27 एकड़ में इसको जमीन प्रोवाइड करवाई गई थी जो है यूएई गवर्नमेंट के थ्रू। तो वहीं पे ये मंदिर का निर्माण किया गया है दोस्तों। चलिए, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। और हमारे मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, he said the UAE which till now was known for बुर्ज खलीफा, जो UAE था वो अभी तक किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता था, बुर्ज खलीफा के लिए, फ्यूचर म्यूजियम के लिए, शेख जायद मॉस्क के लिए, शेख जायद मस्जिद के लिए, एंड अदर हाईटेक बिल्डिंग्स के लिए। अब इसी के साथ में ये जो है एक कल्चरल चैप्टर, एक सांस्कृतिक चैप्टर और जुड़ गया है इस मंदिर का, जिसके लिए यूएई अबू धाबी जाना जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये भी चीज़ है, चलो यहाँ पे भी लोग विजिट करने के लिए आएंगे। और उन्होंने कहा यही बहुत अच्छा हमारा सिंबल है हमारे लिए हेरिटेज का, और थैंक्स किया वहाँ के प्रेसिडेंट को। हमारे बीच में अच्छे बाईलेटरल रिलेशंस है दोस्तों इंडिया और यूएई के बीच में। मैंने कई बारी 2-3 बारी इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, ईरान हमास को लेकर के, वहाँ पे हुतीज़ को लेकर के अटैक वगैरह हो रहे हैं शिप्स पे। तो इन सब को देखते हुए, और इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है उस रेड सी के थ्रू करके, तो इस वजह से यूएई
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, और ऑयल वगैरह का इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया से इंडिया को। तो यूएई भी हमारा तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज के टाइम पे, और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और तीसरा ही सबसे बड़ा हमारा जो है एफडीआई इन्वेस्टर है इंडिया में, चौथा सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर है इंडिया में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएई के संबंध में। क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे मैप के थ्रू भी जो है यूएई का सारा मैप भी दिखाया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा उन चीज़ों को। क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, बंगाल प्रिजनर्स डिड नॉट गेट प्रेग्नेंट वाइल इन जेल। जो एमिकस अ रिपोर्ट सबमिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये ध्यान रखो। देखो एमिकस क्यूरी, एमिकस CURIAE, एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है न्याय मित्र, न्याय मित्र बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है, न्याय मित्र। एमिकस क्यूरी, ये आई है CURIAE, एमिकस क्यूरी मतलब होता है न्याय मित्र, याद रखना आप लोग। A report submitted in the Supreme Court by amicus curiae, senior advocate Agarwal has belied reports that women inmates in West Bengal jails are getting pregnant in custody. बात क्या कही जा रही है कि लगभग सॉरी दोस्तों, लगभग 62 बच्चे पैदा हुए हैं जो प्रिजनर्स हैं बंगाल में, वुमेन प्रिजनर्स हैं, और महिलाएं जो वहाँ पे प्रिजनर्स हैं जेल में रह रहे हैं उनमें से 62 महिलाओं को मतलब 62 बच्चे पैदा हुए हैं अभी तक। और वहाँ पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो बच्चे जब वो कस्टडी में ही थी तभी वो प्रेग्नेंट हुई, तभी उनको बच्चे पैदा हुए थे। तो इसको बताने के लिए जो हमारे ये न्याय मित्र थे, कौन, एडवोकेट अग्रवाल थे, उन्होंने बताया कि ये सारी बातें झूठ है, क्योंकि जब भी औरतें यहाँ पे आई थी, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट एक होता है सुओ कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान कहते हैं इसको दोस्तों, ठीक है, स्वतः संज्ञान। वो चीजों को देख करके कहीं पे सुप्रीम कोर्ट अ फ्यू डेज अगो टेकन सुओ कॉग्निजेंस ऑफ द इशू प्रीवियसली द कलकत्ता हाई कोर्ट हैड रेज्ड सीरियस कंसर्न व्हेन द इशू वाज मेंशन्ड इन अ केस लिंक्ड टू प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर के एक केस आया था उसी में ही ये बात कही गई थी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ग्रेव इशू रेज किया था, उसको ही देखते हुए वो स्वतः संज्ञान लिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने पूछा कि भाई क्या ये बात सच है और ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये बात सच नहीं है, ये बात झूठ है। जब वो औरतें यहाँ पे आई थी प्रिजन में तभी वो प्रेग्नेंट थी, या फिर जब उनको पैरोल पे बाहर भेजा गया था, वो अपने फैमिली के साथ में बाहर गई थी, तब उसके बाद जब आई ही थी तब या तो वो प्रेग्नेंट थी तब ये बच्चे। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों आज का हमारा। क्या है, अ डिमांड दैट कुड हैम्पर जेंडर इक्वालिटी, जो कि जेंडर इक्वालिटी का ऐसी मांग जो कि जेंडर इक्वालिटी को हैम्पर कर सकती है, बाधित कर सकती है, वो उसकी बात यहाँ पे क्या कही जा रही है, क्या कह रही है ये आर्टिकल, क्या कह रहे हैं इन्होंने, क्या कहा है, दामिनी चोपड़ा जी का ये आर्टिकल है। इन्होंने क्या कहा कि जो बात हम क्या डिमांड कर रहे हैं, डिमांड हम कर रहे हैं द डिमांडिंग फॉर पेड लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन वर्क्स टू अंडरमाइन इट। जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो मासिक आता है दोस्तों, अरे महिलाओं को दोस्तों, तो जो पीरियड्स आता है उनको मंथली, उस पर क्या कहा जा रहा है कि जो औरतें हैं उनको पेड लीव मिलनी चाहिए। अगर उनका पीरियड्स आ रखा है किसी मंथ में तो उनको पैसे मिलने चाहिए, और उनको कुछ दिनों की लीव मिलनी चाहिए पैसे के साथ में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए, जब इशू आया था द सबरीमाला टेम्पल इशू वाज वन दैट रूल्ड आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इट वाज अनफैथमेबल दैट menstruating women were deemed unfit to enter a temple। की मतलब जब सबरीमाला का केस क्या था, वहाँ पे यही था कि जो भी menstruating women होती है, जो औरतें हैं, वो जो बच्ची होती है वही जा सकती है, लेकिन जब वो एक टाइम के बाद उनको पीरियड्स आने लग जाते हैं तो वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकती थी। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू चला था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ में है। तो कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स होती हैं, जिनके पीरियड्स आ रहे होते हैं, वो एक प्राकृतिक फिनोमेना है, वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। तो इसको आप जो है एक तरीके से अनफिट नहीं कह सकते किसी औरत को। अगर किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो आप उनको अनफिट मान लिया कि वो मंदिर में जा ही नहीं सकती हैं इस वजह से। तो इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन लोगों ने कहा था कि ये हमारे जो है हमारा धार्मिक मामला है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, तो इसमें जो है कोर्ट ऐसे इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने राइट टू इक्वालिटी की बेसिस पे दोनों ही फंडामेंटल राइट का जो है वहाँ पे इशू चल रहा था दोस्तों, कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है उनको आप कैसे, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आप डिजीज कैसे मान सकते हो, कोई बीमारी नहीं है। लोगों ने फिर कहना शुरू किया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक नेचुरल रूप से होने वाली चीज है।
और इसलिए औरतों को अनफिट मान करके आप टेम्पल में नहीं घुसने दे रहे हो। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इसको लेकर के आवाज उठाई गई थी। दिस वॉज अ केस दैट हाईलाइटेड द ऑन गोइंग स्ट्रगल टू eliminate discriminatory practices related to menstruation and to promote gender equality। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, और जो औरतों को लेकर के एक तरीके की ये जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं हमारे समाज में उनके पीरियड्स को लेकर के, आप देखेंगे आज के भी टाइम पे जो रूरल लेवल पे औरतें हैं वो बेचारी बहुत ही गंदी कंडीशन में रह लेती हैं, वो लोगों से बता नहीं पाती हैं और वो बहुत ही उससे डिजीज वगैरह भी होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना टैबू, इतना निषेध का विषय ये माना जाता है हमारा पीरियड्स का कि लोग सही से इसको बता नहीं पाते हैं। यहाँ पे ये हमारी जो है लेखिका कह रही है वो यही कह रही हैं कि भाई कुछ लोगों के लिए ये चीज़ तो है कि कुछ लोगों के लिए पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है, कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा कम दर्द भरा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक जो है ऐसा फिनोमेना है ही है कि जो औरतों के लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है मंथ का। लेकिन अगर इसको बेस बना करके पेड लीव ले औरतों को दी जाने लगी तो ये एक तरीके का और ज्यादा टैबू का विषय हो जाएगा और औरतों को अलग निगाह से देखने लग जाएंगी जो कंपनीज है जहां पे वो काम करती हैं। तो जो कंपनीज होंगी वो उनको जो है आगे और ज्यादा नौकरी देने से पहले ही कतराने लग जाएंगी कि भाई ये बाद में अगर ऐसा गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया और बाद में जो कंपनीज होंगी वो कहेंगी कि भाई इसके तो पीरियड्स आ जाएंगे और ये कब जो है बहाना बना के भाग जाएगी और हमें पैसा भी देना पड़ेगा, तो इससे हमें घाटा लगेगा। तो इससे बेटर है आप आदमियों को रख लो, औरतों को ना ही रखो तो ही बेटर है। तो इससे जो हमारी जेंडर इक्वालिटी है वो और ज्यादा हैम्पर करेगी, ना कि इक्वालिटी में और ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है। तो लेखिका ने यहाँ पे ये बात कही है और उन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक हमारा लेबर फोर्स सर्वे है, जो लेबर फोर्स को देखता है कि कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, उसके हिसाब से भी अभी भी औरतों का काम में वर्किंग जो विमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है आदमियों की अपेक्षा। और साथ ही के साथ उनको जो पेड वर्कर्स है, जो विमेन्स है, जो उनको मजदूरी मिलती है, उनको जो वेतन मिलता है वो आदमियों की तुलना में अभी भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। ठीक है। इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज था इस बारी का वो भी इसी टॉपिक पे ही मिला था दोस्तों, आपको एक बार जाकर के देखना पड़ेगा, वो देख लीजिएगा कि टॉपिक क्या था और किस पे मिला था। द मोस्ट रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड हाउ अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 24 इन इंडिया कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द यूज ऑफ क्लॉथ्स फॉर मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन। अभी भी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS का की रिपोर्ट आई है उसने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि अभी भी 15 से 24 साल की जो औरतें हैं, 15 से 24 साल के बीच की जो औरतें हैं वो अभी भी 50% औरतें उसमें से जो है वो हाइजीनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हैं अपने पीरियड के टाइम पे, अभी भी वो कपड़ों का ही इस्तेमाल करती हैं अपने पीरियड्स के टाइम पे। लगभग 50% औरतें अभी भी ऐसा करती हैं, जो कि कई बारी साइंटिफिकली और चीज़ों को बताया भी गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं ये चीज़ें। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सपर्ट कॉशन, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कॉशन दैट रीयूजिंग क्लॉथ्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर आपने बार बार उन्हीं क्लॉथ्स को यूज किया अपने पीरियड्स के टाइम पे। attributing this practices to a combination of insufficient awareness and societal taboo around menstruation। और इससे जो है सोसाइटल टैबू और ज़्यादा बढ़ता है इस चीज़ को, इस जो है मेंस्ट्रुएशन को लेकर के, इसके अराउंड अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो और ज़्यादा सोसाइटल टैबू बढ़ जाता है अगर गवर्नमेंट ऐसा करती भी है तो, क्योंकि फिर और ज़्यादा लोग उनको, औरतों को अलग नज़र से देखने लग जाएंगे। उन्होंने एक केस बताया जापान में। देखिए जापान आप जानते हैं डेवलप कंट्री है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी के मामले में आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही होती है। 2019 में इसकी रैंकिंग क्या थी जापान की? रैंक्ड 121 आउट ऑफ 153 कंट्रीज, 121वीं रैंक थी जेंडर इक्वालिटी के मामले में। रिपोर्ट कौन निकालता है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है हमारा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स निकालता है। ठीक है। इसमें और 2023 में और ज़्यादा खिसक के 125वें नंबर पे आ गया और इंडिया कितना 127वें नंबर पे चल रहा था। 127वें नंबर पे हमारा इंडिया चल रहा है जेंडर गैप रिपोर्ट में। और बात क्या कही जा रही है कि वहाँ पे आप जापान में देखेंगे तो जो औरतें हैं वो आदमियों से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त कर रखी है, लेकिन औरतें भी एक तरीके से काम करने से कतराती है। और वहाँ की जो कंपनीज होती हैं वो औरतों को
नौकरी भी नहीं देना चाहती ज़्यादा करके, क्योंकि उनको मालूम है कि जो औरतें हैं ये 60 साल पहले ही जापान ने ये मेंस्ट्रुएशन लीव का जो है कॉन्सेप्ट लेकर के आ चुकी थी जापान में। लेकिन आप देखेंगे तो अभी भी ओवरऑल कितनी परसेंट में औरतें जो है 0.9% औरतें ही ये लीव लेती हैं अभी के टाइम पे। क्योंकि अगर कोई ऐसा लीव लेता है तो कंपनी वाले जो होते हैं वो भी फिर सोचते हैं कि इनको बाद में किसी बहाने से निकाल ही दिया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि ये कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना बना करके जो है लीव ले सकती हैं। और बात यह है कि कौन ही डिसाइड कर पाएगा दोस्तों कि किसी औरत को पीरियड्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये भी एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे इसका जो है इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे आपने कुछ न्यूज़ इसको लेकर के सुनी भी होगी, वो बताते हैं। लेकिन हम यहाँ जापान की बात देख लेते हैं। जापान में क्या है, वहाँ पे इस चीज़ को एक तरीके से टैबू आप देखिए कि जो औरतें होती हैं, एक तो वहाँ पे ये मानते हैं, वहाँ का कल्चरली ही आप देखिए औरतों की जो डिस्पैरिटी है वो बनी हुई है। एक तो जॉब नहीं मिलती है उनको, दूसरी कि कल को औरतें क्या है वो एक तरीके की बच्चे पैदा करने की मशीन है, ऐसा भी जो है एक थॉट प्रोसेस वहाँ के लोगों में बना हुआ है। तो वो कि कल को प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर ये चली जाएगी लीव लेकर के, फिर हमारी जो काम जो है हमारे यहाँ का वो हैम्पर हो जाएगा, हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इससे बेटर औरतों को यहाँ पे काम ना दे करके इनको कुछ ऐसा काम दे दो जो अपने घर पे ही रह के कर ले। तो ऐसी भी चीजें, लेकिन जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो औरतें हैं वो आदमियों से ज्यादा पढ़ी लिखी होकर के भी उनको काम कम वहां पे मिल रहा है, और पैसे भी आदमियों की अपेक्षा उनको काफी ज्यादा कम मिलता है। तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी की रैंकिंग में कितना आता है, ये 125वें नंबर पे आता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो यंग वुमेन इन जापान हैव हायर एजुकेशन लेवल्स देन मेन, उनके पास ज्यादा हायर एजुकेशन है आदमियों की अपेक्षा। इट इज द वर्क फोर्स दैट डिस्पैरिटीज क्रीप इन, ये वर्क फोर्स पे जो है ये डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। व्हेन वुमेन इन जापान आर लेस लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इवन विद द सेम क्रेडेंशियल्स देन मेन एंड आर ऑफन पेड लेसर, वो कम उनको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं और उनको जो है कम जो है वेतन भी, सैलरी भी उनको कम मिलती है, पे भी कम किया जाता है। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव इन प्लेस पेड लीव फॉर पीरियड्स, नाउ कम्स द इम्प्लीमेंटेशन। वही कह रहे हैं कि अगर हमने लगा भी दिया ये पेड लीव, मेंस्ट्रुएशन का पेड लीव का सिस्टम, तो ये जब प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखोगे तो आप उसको कैसे डिसाइड करोगे। आप यहाँ पे एक दो केसेस सुनने को मिले, जैसे 2020 में 66 लड़कियों को, 66 गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को इन एन इंस्टीट्यूट इन भुज इन कच्छ गुजरात में, वहां पे फोर्सफुली उनको जो है स्टूडेंट्स को देखा गया कि उनके कपड़े उतरवाए गए कि भाई तुम्हें पीरियड्स आए हैं कि नहीं आए हैं, पहले हमें ये जानना है। तो ऐसी कुछ शेमफुल चीजें फिर हमारी सोसाइटी में हो जाती हैं। 2017 में आप देखेंगे मुजफ्फरनगर में भी ऐसी घटना मिली थी, जहां पे 70 लड़कियों को, रेजिडेंशियल स्कूल था वहां पे जो है इस चीज को देखने के लिए ऐसे कुछ काम किए गए थे। तो ये थोड़ी एक शर्मनाक तरीके की घटनाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो यही चीजें बता रही हैं कि ये जो सारी चीजें हैं कैसे ही इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे इसको लगाया जाएगा, और ऊपर से औरतों को लेकर के एक जो और ज्यादा टैबू है, निषेध है, अफवाह है, वो और ज्यादा फैल जाएगी उनके इन चीजों को लेकर के। इससे ना कि जेंडर इक्वलिटी आएगी, जबकि जेंडर इक्वलिटी में और ज्यादा जो है गैप बढ़ने लग जाएगा हमारे औरतों और आदमियों के बीच में। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप, वर्ल्ड इकोनॉमिक का आता है ये ग्लोबल जेंडर गैप, इसी की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसकी है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। 2021 says that the gender global gap has widened instead of shrinking. In the current situation, it would take the world 135.6 years to achieve gender equality. जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, उन्होंने 2021 की रिपोर्ट में क्या कहा कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो काफी ज्यादा बड़ी है रादर देन कम होने के। अभी भी अगर हम चाहें कि इक्वलिटी आ जाए आदमियों और औरतों को लेकर के, अभी भी हमें 135.6 लगभग 136 साल हमें लगेंगे जेंडर इक्वलिटी लाने में। अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, पूरी दुनिया पीछे चल रही है, ठीक है दोस्तों। और जो $1 की अपेक्षा जो आदमियों को $1 अगर कहीं पे मिलता है, तो ऑन एन एवरेज एक औरत को 84 सेंट ही मिल पाते हैं, उनको $1 नहीं मिलता है पेमेंट के रूप में। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। लेखिका का ये मानना है कि यहाँ पे अगर मेंस्ट्रुएशन लीव दी जाने लगी तो इससे जो है जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी नहीं, जबकि और ज्यादा जो जेंडर पैरिटी है वो और ज्यादा कम होती चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे।
ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। सुबियांतो क्लेम्स विक्ट्री फॉर ऑल इंडोनेशियंस इन प्रेसिडेंशियल वोट। जो ये सुबियांतो है, प्राबोवो सुबियांतो, ये वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, पहले फेज का इलेक्शन हो गया है, वहाँ पे वोट के काउंटिंग आ गई, लेकिन ऑफिशियली अभी घोषित नहीं किया गया है। इन्होंने लेकिन कह दिया है कि हम जो है जीत जाएंगे भाई। तो ये सारी चीज़ों को साइड रखते हुए हम ये देखने वाले हैं इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया कहाँ पे है और क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज़ को साथ में देकर के पूछ लिया जा सकता है कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, इनमें कॉमन क्या है इन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी इलेक्शन चल रहा है, और इससे ज़्यादा हम उसके प्लेस को देख लेते हैं। ये रहा आपका इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। ये है आपका इंडोनेशिया दोस्तों, ठीक है। यहीं से आपका निकलता है क्या, ये है आपका साउथ चाइना सी है दोस्तों, ठीक है। ये आपका बोर्नियो, बोर्नियो है ये आपका, ठीक है दोस्तों। और ये लेसर सुंडा आइलैंड है। लेसर सुंडा आइलैंड कहाँ है, नीचे की तरफ। आप इससे इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, तो आपको यहाँ पे इंडिया देखने को मिल जाएगा। ये थाईलैंड वाला पार्ट है दोस्तों, ठीक है। क्या इस्थमस ऑफ क्रीक बोलते हैं, ये जो पतला वाला एरिया है मलेशिया और ये थाईलैंड के बीच में जो ये पतली सी एरिया आता है, इस्थमस ऑफ क्रीक बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यहाँ का ये। आप देखेंगे यहीं पे ये सिंगापुर भी है, यहीं कॉर्नर पे यही एरिया है स्टेट ऑफ मलक्का का। तो यहाँ से लगभग लगभग जो भी साउथ चाइना सी से जो भी पोर्ट्स वगैरह आती हैं, यहीं से होकर के जाती है दोस्तों। इधर का भी एरिया की जो सारी पोर्ट्स हैं ये इधर से होकर के जाती हैं, इसी वाले बीच वाले एरिया से। तो इस पे कब्जा करने के लिए सारी कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, थोड़े थोड़े से कोल्ड वॉर एक तरीके का कह लीजिए, यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएगा बहुत सी कंट्रीज के बीच में। क्योंकि ये बहुत ही ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेट है हमारा, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे है ये सिंगापुर, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये है आपका सुमात्रा, ठीक है। जावा, सुमात्रा, सारी चीजें देख लीजिए दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें दिखा रखी हैं, आप यहाँ पे इसको देख देख करके रिवाइज मार लीजिएगा, कुछ कुछ काफी इंपॉर्टेंट। और ये आपका ये जावा सी है, यहाँ पे जावा सी कहाँ पे है। और आपका ये है इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ कहाँ से होकर के जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेटर कहाँ से होके जा रहा है दोस्तों, ये है, ठीक है। मोलुका सी, सेलेब्स सी, फिलिपाइन सी इधर रहा। पैसिफिक ओशन में ही ये सारी चीजें आ रही हैं, आपके उत्तर पैसिफिक ओशन में आ जाएंगी। 0 डिग्री इक्वेटर से इधर जब आप जाएंगे तो ये आपका जो है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन हो गया, इधर आप आएंगे तो साउदर्न पैसिफिक ओशन हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका नीचे आप जाएंगे तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ये सारा इंडियन ओशन का पार्ट हो जाएगा इस वाले एरिया में। ये सुंडा लैंड बोलते हैं, सुंडा आइलैंड बोलते हैं इस पूरे एरिया को दोस्तों। और ये नीचे वाला पूरे एरिया को हम लेसर सुंडा आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। फ्लोर्स सी यहाँ पे है, जावा सी यहाँ पे है, और ये रहा आपका मकासर स्ट्रेट। मकासर स्ट्रेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है दोस्तों, ठीक है। तो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। अभी मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा है, अब मैं बोलने की ज्यादा हालत में नहीं हूँ दोस्तों। मैंने जो सारी चीजें थी वो आपको दिखा दी, बता दी। आपको मेरी आवाज में काफी ज्यादा ग्लिच लग रही होगी तो उसके लिए आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा उसको। और प्लीज हमें दोस्तों आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए, हमारा मोरल बूस्ट होता है। देखिए आप लोगों के सपोर्ट से ही हम यहाँ पे खड़े हैं और आपसे जो है चीज़ों को कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। गला खराब होने के बाद भी मैंने सोचा कि हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लास, क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हाँ हमारी क्लास होगी तो देख लेंगे, नहीं तो करंट अफेयर्स छूट जाता है। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों उसके साथ के साथ में। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। और एनसीईआरटी का हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, बाईलिंगुअल बेसिक टू एडवांस, क्लास 6 to 12 दोनों ही लैंग्वेजेस में है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है यहाँ पे दोस्तों, आप स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आप नोटबुक IS एजुकेशन फॉर ऑल करके देख सकते हैं, वहाँ पे जा करके और डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मेरा गला सच में काफ़ी ज़्यादा अब दर्द करने लगा है। तो इसी के साथ में हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, एनर्जी बनाए रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
और अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जब आप इस तैयारी के दौरान में बने हुए हैं, क्योंकि ये एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आपको हर चीज़ों के साथ स्वस्थ रखेंगे तो आपको टेंशन वगैरह भी थोड़ी सी कम होगी। जब इंसान फिजिकली मेंटली कमज़ोर होता है तो उसको एंग्जाइटी वगैरह कुछ ज़्यादा ही घेरने लग जाती है। तो आप अपना ध्यान रखिए और हमें जो है अभी इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।